नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। आज इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं किसान, प्रगतिशील किसान नीरज कुमार से। हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक प्रगतिशील किसान संजय दीपक से और मुलाकात कराने जा रहे हैं एक प्रगतिशील किसान दिलीप जी से। ये तीनों आदमी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर से जुड़े हुए हैं और इन लोगों के साथ आज हम चर्चा करेंगे नए कृषि कानून की। नए कृषि कानून को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है। किसान इस वक्त आंदोलन पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कानून में थोड़ी सी संशोधन की जरूरत है। यह कानून पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी को लेकर के कुछ शंका है किसानों के मन में, जिसको दूर करना है। लेकिन जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है और पूरे के पूरे कानून को वापस लेने की बात हो रही है, उसको लेकर के गांव में रहने वाले किसान, जो खेतों में काम करते हैं किसान, क्या सोचते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले नीरज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। संजय दीपक जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नीरज जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नया कृषि कानून है, इसको लेकर के किसान क्या सोचते हैं। चूंकि आप एक किसान भी हैं, आप खेती करते हैं, आप खेती से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जो नया कृषि कानून है, इसको लेकर के एक आम किसान क्या सोचता है आपकी समझ से? जी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट 2006 में आई थी, जो भारत के किसानों की दशा और दिशा में क्या सुधार होगा, इस पर रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमेटी का 2006 में। उसी पर जो उसके बाद 2020 में जो 3 बिल आए हैं, 3 बिल लाया गया है सरकार के द्वारा। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, ठीक। पहला है। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आवश्यक कृषि सेवा आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। जी जी जी, कानून जो विधेयक 2020 आया है। 3 है। पहले में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक जो है, इसमें पहले जो था, किसान अपना उपज जो है यहाँ के मंडी में बेचना था और बेचता था। लेकिन अब राज्य के बाहर कहीं भी किसान, जिस तरह से अभी देखते हैं हम लोग मोबाइल से ही बहुत सामान खरीदना होता है। हम यूपी से हम लोग डिटेल में, नीरज जी, हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून को मोटे तौर पर आप कैसे लेते हैं? हम लोग तो सुधार के दिशा में सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ और सुधार हो, कानून लागू हो, लेकिन कुछ और संशोधन किसान के संशोधन के साथ, संशोधन के साथ। संजय दीपक जी, आप भी एक किसान हैं, खेती करते हैं। नया कृषि कानून आ गया, सरकार का कहना है कि इस कानून के आ जाने से अब आमदनी दोगुनी हो जाएगी किसानों की। दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन हैं जिनको आप देख रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये पूरा का पूरा काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सर, जब से उस समय से लेके अभी तक सर हमारे सरकार के द्वारा सभी क्षेत्र के विकास किया गया। सर्विस सेक्टर का विकास किया गया, लेकिन कृषक के क्षेत्र में विकास नहीं किया गया। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर का विकास हुआ, लेकिन कृषि सेक्टर का विकास नहीं हुआ। जी 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 जी। कृषक क्षेत्र का किसानों की सुविधा के लिए, उनके लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता जब तक नहीं होगी, तब तक कृषक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जो वर्तमान सरकार ने 3 कानून बना करके संसद के द्वारा पारित करके किसान के हित में काम किया है, लेकिन किसी भी कानून को आवाज में, संजय जी, किसी भी कानून को जमीन पर दिखाई देने में थोड़ा वक्त लगता है। कानून सही बना है, किसानों के हित में बना है। और जो किसान का आंदोलन हो रहा है, कुछ कमियां हैं, कानून में कुछ कमी है, जिसको सरकार भी दुरुस्त करने के लिए तैयार है।
लेकिन इसका राजनीतिकरण करके लोग किसान को गुमराह भी कर रहे हैं, ये भी बात सत्य है। और एक एक कानून संजय जी, आपकी में आवाज भी हम में चर्चा करें। प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। नीरज जी, दिलीप जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जब तक दिलीप जी हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे पहले हम जानना चाह रहे थे कि किसानों का एक बहुत बड़ा मांग है एमएसपी को लेकर के। जी, क्या है ये, आप इसको किस रूप में देखते हैं? एमएसपी जैसे किसी भी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य। बात सुन रहे हैं और जी, घर की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जी, संपर्क कहा जा रहा है टूटा हुआ है, तो ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमारा अनाज आप पे जो दिलीप जी सुन रहे हैं क्या? जी सर। लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा कनेक्शन को ठीक कीजिए, तब तक हम नीरज जी से बात कर रहे हैं। आपका कनेक्शन, आप आ गए। दिलीप जी, हम सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? दिलीप जी, आप हमको सुन पा रहे हैं क्या? लगता है दिलीप जी से हमारा संपर्क बन नहीं पा रहा है। नीरज जी, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि एक चीज हमको बताइए कि वर्ष 1950 जब देश को आजादी मिली थी, अभी कुछ ही दिन हुआ था, तब हमारे यहाँ जो जीडीपी था, देश का जो जीडीपी था, उसका 50% भागीदारी कृषि सेक्टर से आता था। ये 1950 की हम बात बता रहे हैं। 50%, मतलब जीडीपी का 50% कृषि सेक्टर से आता था। लेकिन 2016 आते आते कृषि सेक्टर का योगदान जीडीपी में घट के 15.4% रह गया। मतलब जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि सर्विस सेक्टर का तो विकास हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी विकास हुआ, लेकिन कृषि सेक्टर की स्थिति यह हो गई कि 50% से घट करके हम 15.4% पर आ गए। तो दिलीप जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो हमको ये बताइए कि क्या कृषि के सेक्टर में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? किसान क्या सोचते हैं रिफॉर्म को लेकर? देखिए, अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति है और सरकार के द्वारा जो नए ये 3 कानून को लाए गए हैं, तो आज तक कृषि का जो विकास होना चाहिए था, ये आजादी के ये 73-74 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उतना विकास आज तक कृषि का नहीं हुआ। किसान सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन तक ज्यादातर सीमित रहा है। उसे जो किसान से उसकी जो आर्थिक स्थिति बढ़नी चाहिए थी, वो विकास आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज जो नए 3 कानून आए हैं और इससे एक संभावना बनती है कि शायद इन कानूनों के तहत कृषि का विकास संभव हो सकता है। आज जो जिस तरह से आज जो इसका विरोध भी हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर भी देख रहे हैं कि विरोध ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। बाकी अन्य राज्यों में यदि कोई विरोध है तो राजनीतिक विरोध है। किसानों का विरोध हमको नहीं लगता है कि अन्य राज्यों में हो रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को छोड़कर। आखिरकार पहले से भी किसी कृषि के क्षेत्र में उन लोग का प्रभुत्व बिहार देश के पैमाने पर आगे रहा है। वो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध भी हुए हैं। अब उनकी क्या समझ बनती है, इन कानूनों से क्या घाटा उनको हो सकता है, ये वो जाने। लेकिन ऐसा लगता है कि इन कानूनों से सामान्य किसानों को फायदा ही मिले। आप थोड़ा सा अपना वीडियो प्रॉब्लम ठीक कर लीजिए, तब तक नीरज जी से बात करते हैं। नीरज जी, जो एक बड़ी बातें कही जा रही है, जो किसान विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा बड़ी बातें कही जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। जी, आप कानून के भी जानकार हैं, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि खेती से पहले ही किसी कंपनी से जिस तरह करार होता है कि ये फसल हम उपजाने जा रहे हैं, इसमें लागत कॉस्ट लगेगा, हमसे जब फसल उपज जाएगा तो आप इस रेट से लिया जाएगा। उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इस रेट में हमारा उपजाने से पहले, हमारे फसल लगाने से पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करेंगे। हमको है, अगर कोई किसान नहीं करना चाहता है। नीरज जी, हमको एक चीज बताइए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आप बता रहे हैं, जहां तक मुझे पता है कि ये जो 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत कृषक हैं, जिनकी संख्या लगभग 86% है, उनके लिए ये है कि साहब आप इसको अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, आपकी मर्जी नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा क्या है कि किसान इसको लेकर के इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, इसमें तो हमारे जो समझ में है और जो जहां तक मैं जान रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी
किसानों की फसल का रेट हमको पहले से ही उत्पादन का मालूम है और हम उसके साथ कांटेक्ट होती है। जो हमारा आशंका रहता है कि आज हम लीची उत्पादन करेंगे, कल हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अगर हम कांटेक्ट करते हैं, हमको कोई जरूरी नहीं है, किसान अपना मार्केट, खुला मार्केट है, उसमें भी बेच सकते हैं। जो किसान चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लीची का यह दाम होगा, हमारा मंडी बंद हो जाएगा, कॉर्पोरेट कब्जा कर लेगा। नहीं, आज देखा जाए प्राइवेट अस्पताल भी है, क्या सरकारी अस्पताल बंद हो गए? प्राइवेट आपको स्कूल भी है, क्या सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ रहा है? तो जहां तक ये है, आज पंजाब हरियाणा में विरोध क्यों हो रहा है? आज हमारा जो धान जो है, गेहूं यहाँ जब यहां से लेकर वहां न्यूनतम सरकारी केंद्र में वो लोग बेचा करते हैं। बहुत लोग जो बिचौलिया लोग हैं, यहां से जाता है धान पंजाब में और वहां जाकर सरकारी यहाँ, और वही सुविधा अगर हम लोगों को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिले, हमारा मतलब कॉन्टेक्ट फार्मिंग को लेकर के आप आश्वस्त हैं। लेकिन हमको संजय जी, दीपक जी, हमको ये बताइए कि इसमें है कि साहब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आप जिसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको प्राधिकार में ही मामला सुलझाना पड़ेगा। आप इससे सहमत हैं? नहीं सहमत है सर। इस भारत सरकार ने हमारा जो ऐतिहासिक कानून लाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किसान को कोर्ट जाने का जो अनुमति नहीं दिया, ये बहुत बड़ा खामी उनका रह गया है। हमको लगता है कि मतलब कई दौर के वार्तालाप के बाद मतलब इस मुद्दा पर आना चाहिए कि किसान कोर्ट भी जा सकता है या प्राधिकार को समाप्त करके केवल कोर्ट ही रख दे। सब कानून में उनका सब बात सही है हमारे हिसाब से। लेकिन हम किसान हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, हमारा जब नुकसान होता है यदि, तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक प्राधिकार को तो कॉर्पोरेट बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो तो उसको मतलब अपने पक्ष में कर सकते हैं, और किसान तो गरीब आदमी होता है, तो उसको एक न्याय के शरण में जाने के लिए कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। कॉन्टेक्ट फार्मिंग को लेकर के दिलीप जी आप क्या सोचते हैं? ये जो कोर्ट नहीं जाने का है कि साहब आपको प्राधिकार में ही मामला सुलझाना है? सर, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, सरकार ने लगभग इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आपका सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपके जमीन से, आपके जमीन का लीज पर लेना, जमीन के बिक्री कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो में, सिर्फ फसल का होगा। तो फसल से हमको नहीं लगता है कि इसे कोई विशेष दिक्कत है। लेकिन जहां तक सामान्य सी बात है कि यदि किसी तरह की कोई विवाद होती है तो उस विवाद को हल करने के लिए कोर्ट का लोग सहारा लेते हैं। तो इस कानून में थोड़ी सी संशोधन की आवश्यकता है। कोर्ट जाने का आदेश किसानों को मिलना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें संशोधन होना चाहिए किसानों के हित में, ऐसा आपको लगता है? जी। अच्छा, एक कानून और भी है, जैसा कि नीरज जी आपने बताया कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो भी कह लीजिए। अब इसके तहत आपको जितना भी है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, प्याज है, आलू है, और भी बहुत सारा जो उत्पाद है, अब उसको आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। मतलब आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि इससे जो पूंजीपति लोग हैं वो स्टोरेज कर लेंगे और किसान को नुकसान हो जाएगा, वो अपने हिसाब से महंगाई बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे बाद में। जी, ये जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 का जो कानून अभी तक है कि हम कालाबाजारी के लिए ये सब वस्तु जो आता है इसको हम ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में, लेकिन उसको खोल दिया गया है। इस कानून में है कि हम कितना वस्तु जमा कर सकते हैं, ये सब लोगों को जितना भी हम माल स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो कानून बना हुआ है, क्या इसमें जमाखोरी नहीं हो रही है? आज जो है प्याज का दाम चाहे जो भी वस्तु का है, इतना कानून बना हुआ है, लेकिन खोल देने से किसान भी अपना जमा कर सकता है। जो किसान अभी पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान इतने माने खुश क्यों है? वहां जो है उन लोगों को भंडारण का क्षमता भी है, मार्केट भी है, भंडारण भी कर लेते हैं। और बिहार से अब एक किसान जो वहां भी माल उत्पादन बाहर से लेके भी बेच लेते हैं, जिनका मुनाफा आता है। तो जमाखोरी है, अगर ये जो कानून अगर बनेगा जिससे हम लोग भंडारण कर सकते हैं, किसान भी अपना बने, व्यापारी, किसान के साथ व्यापारी भी बनना पड़ेगा, व्यापार भी उनको करना होगा। वो अपने माल को बेचने के लिए हम बाहर दिल्ली बेच सकते हैं, दिल्ली का कोई व्यापारी है, हम ऑनलाइन उससे सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, उसको माल हम डायरेक्ट हमारा माल
खेत से जाएगा दिल्ली, उस व्यापारी का गोदाम में जाएगा, वहां हम बेच सकते हैं। उसके लिए हमको पहले जो है कि दिलीप जी जो सरकार का जो कहना है, सरकार का जो कहना है कि जब भंडारण की सुविधा बढ़ेगी तो दुनिया के दूसरे देश, जैसे कि हमको भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, हम सब लोग जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश है और लगभग 3/4 आबादी हमारी कृषि पर निर्भर है। धान की पैदावार में हमारा स्थान बेशक दुनिया में दूसरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें तो हम चीन से, ब्राजील से, अमेरिका से पीछे चल रहे हैं। तेलहन और दलहन की बात करें तो स्थिति हमारी और भी बदतर है। तो ये जो स्टोरेज की जो बातें आ रही है कि जब स्टोरेज होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, तो उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा होगा कि उनका जब पूंजी लगेगा तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होगा कि अब किसानों से ज्यादा सामान खरीदना उनकी भी मजबूरी होगी। तो इस प्रतिस्पर्धा का लाभ किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा या किसान इसमें पिस जाएंगे? देखिए, जहां जैसे ही प्रतिस्पर्धा होगी, उन्हें भी सामान ज्यादा अच्छा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो किसानों का सहयोग भी करेंगे। विभिन्न तरह से नई नई तकनीकों को सिखाने का, बताने का, कैसे हम अधिक से अधिक कृषि कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा किसानों को भी वो ट्रीट करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और किसान भी इस सब का लाभ लेकर के अधिक मुनाफा की ओर बढ़ सकता है। आपकी आवाज बीच में बार बार कट जा रही है जी। संजय जी, किसान को इससे बेहद लाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है। संजय, किसान इसे अधिक सीख सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। जी जी। एक कानून जो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण कानून, इसके तहत सरकार का कहना है कि अब आपको खरीद बिक्री की छूट मिलेगी, आप जहां भी चाहें खरीद बेच सकते हैं, सरकारी मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ई ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने उत्पाद को ई ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी मार्केट में उसको वहां तक आप अपनी पहुंच पहुंचा सकते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से। तो अब ये किसानों का कहना है या जो अभी विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि साहब, एक किसान अपना अनाज लेकर के, एक छोटा सा किसान 1 हेक्टेयर का उसके पास जमीन है, थोड़ा सा उसकी पैदावार होगी और वो लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और दूसरे देशों में या बहुत दूर तक तो जा नहीं सकता है, उसके जाने आने का जो खर्चा होगा उसी में उसका जो पूरा उत्पादन है खत्म हो जाएगा। तो ये किसानों को इससे कितना लाभ मिलेगा संजय जी? कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून में जो है सर, ये हमारे मोदी जी का या भारत सरकार का सबसे किसान के लिए ऐतिहासिक फैसला है। ई ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हमारा किसान आज चाहे कि मुंबई में मतलब अपना मतलब लीची बेचे तो उसको कहीं नहीं जाना है, ई ट्रेडिंग से अपना सामान बुक करना है और जो वहां का व्यापारी उनके सामान का खरीदार बन रहा है वो सिस्टम ऐसा, ऑनलाइन में ऐसा सिस्टम होता है, ई ट्रेडिंग में ऐसा सिस्टम होता है, ई कॉमर्स में इतना विकसित किया गया जाएगा स्ट्रक्चर को कि किसान को बैठे बैठे, बिहार के किसान को मुंबई का व्यापारी उनके लीची का दाम दे देगा। मुंबई में अनार उपजता है, मुंबई में संतरा उपजता है, और यदि बिहार में यदि करना चाहेगा तो इससे किसान को न कहीं जाना है, भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, किसी जमाने में सर कंप्यूटर का युग नहीं था तो कंप्यूटर के बारे में लोग कहते थे कि कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज ऐसा हो गया है, ये उस समय की बात है जिस समय हमारे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश के बारे में बड़े बड़े सपना देखते थे। मतलब राजनीतिकरण हो रहा है, किसानों के मुद्दा को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है जी, किसान के मुद्दा को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है। और ये जो संवर्धन कानून है, ई ट्रेडिंग कानून है, ये माने हमारे सरकार का सबसे बढ़िया कानून है और इसमें किसान को बैठे बैठे उनका उचित मूल्य मिल जाएगा। आप मुंबई में मत बेचिए, मध्य प्रदेश में बेचिए, मध्य प्रदेश में मत बेचिए, गुजरात में बेच लीजिए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती? महाराष्ट्र वगैरह में पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। दिलीप जी, किसानों की एक बड़ी मांग रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी, ये 62 के बाद 67 के बाद से ये बातें आने लगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है। लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य, और आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के
ये जो कानून बना है इसमें भी विवाद खड़ा हो गया कि साहब इसको कानून का दर्जा दिया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य मांगना चाहिए? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है सर, कि उन्हें कब तक हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे? अभी तक जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, आज जो सरकार के द्वारा रेट तय होती है, क्या किसानों को अभी भी वह मूल्य मिल पाता है? नहीं मिल पाता। इसका कारण अभी है भी कि बीच के बिचौलिए इस चीज का लाभ उठा रहे हैं। दिलीप जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान खरीदना है वो एक ही जगह है, पैक्स को खरीदना है। अगर उसने नहीं खरीदा, टाइम पर नहीं खरीदा, तो किसान फिर भाया मीडिया चले जाते हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। सरकार का कहना है कि हम मार्केट ओपन कर रहे हैं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ लाभकारी मूल्य भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे बढ़ने की बारी है? किसानों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या किसानों को लाभकारी मूल्य की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? देखिए, आपके कथनानुसार या आपका जो लाभकारी मूल्य की बात किसान भी लड़ रहे हैं, ये बात सही है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करते हैं, तो आज जो पैक्स के द्वारा जो खरीदारी हो रही है वो कब होती है? जब किसान खेत से अनाज को उपजाता है, उसे उस समय पैसे की आवश्यकता होती है, वो पहले बिचौलियों को बेच देता है, उसे बनिया लोग या बीच के जो बिचौलिए है खरीद लेते हैं, तब वो अपने खेती में लग जाता है, खेती करता है, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं पाता है। और पैक्स के माध्यम से जो खरीदारी होती है वो सिर्फ खानापूर्ति, ज्यादातर खानापूर्ति हो रही है, किसानों के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। किसान को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था, उस पर सामान वो बेच नहीं पा रहा है। सरकार के रिकॉर्ड में भले ही लग रहा है कि हम तो किसानों को दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब बहुत सारी कंपनियां आएगी, कॉर्पोरेट जगत आएंगे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई तो खरीदेगा नहीं, तो किसानों को मूल्य तो कम से कम प्राप्त होगा। नीरज जी, जो अभी जैसा कि अभी दिलीप जी ने भी बताया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी, जिसको लेके विवाद है कि इसको कानून का दर्जा दिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों तक पहुंच नहीं रहा है, किसानों को मिल नहीं रहा। किसानों को आज भी उससे नीचे के रेट में अपना जो उनका अनाज उनको बेचना पड़ रहा है। यही सच्चाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब जो प्रतिस्पर्धा का बाजार होगा, तो संभव है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे उसको लाभकारी मूल्य भी मिल सके। आपको लगता है कैसा होगा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे बढ़ के लाभकारी मूल्य की ओर जाएंगे? मिल सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम हम कितना में बेचे? न्यूनतम अधिकतम ये नहीं है कि एमआरपी और एमएसपी का जो है, एमआरपी रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा में हमको नहीं बेचना है। लेकिन यहाँ मिनिमम है, इससे ज्यादा अगर अब हमको देगा प्राइवेट में, सरकारी में अगर अभी 1868 रुपए धान का रेट है, अगर जो प्राइवेट मंडी कंपनी खोलेगी वो हमको 1900 रुपए देगी तो हम उसको देंगे। सरकारी में जहां रेट मिलेगा तो लाभकारी हम भी तो करेंगे कि हमारा इतना लागत है, इससे हम न्यूनतमों से ज्यादा हमारा लागत लग रहा है तो हमको दीजिए। हम कर सकते हैं, उससे व्यापार हम कर सकते हैं, कंपनी से हम कर सकते हैं कि नहीं हमको 1868 तक सरकारी रेट है, हम उससे आपको ज्यादा बढ़ाइएगा तब आपको देंगे। तो ये कानून में अगर हम लोगों को मिल जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर लाभकारी किसान में यूनियन है और सभी लोग चाहेंगे कि अगर उस तब देंगे, नहीं तो हम सरकारी खुला हुआ है देंगे। आज भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट सभी चल रहे हैं। तो ये जो लब्बो लुआब इस चर्चा का क्या, कि जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये किसानों का आंदोलन है या इसका राजनीतिकरण हो गया? नहीं, दो प्रदेश में है जो किसान वहां के जो अलग है, लेकिन बाकी जो बिहार हमारा देख रहे हैं, यूपी का देख रहे हैं, इधर का जो किसान है, हम लोग जो है, हम लोगों के लिए कानून में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से बना है। लेकिन इसमें थोड़ा सुधार जहां तक कहें कानून में। हाँ बोलिए जी, जो कानून में जो जाने की बात है, कोर्ट का भी होना चाहिए कि अगर हम करार करते हैं और कंपनी हमारे साथ वहां जाकर गद्दारी करती कि आपका सामान अच्छा नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट किए, वो तो उत्पादन होना है, ये माल अच्छा नहीं हुआ इसलिए हमसे 18 रुपए दाम किए, हम आपको अब 12 रुपए देंगे। तो इसमें हम लोगों को कोर्ट भी जाने का अति होना चाहिए कि हमसे जो करार किए हैं, माल उत्पादन कर रहे हैं, हमको उसी करार में। दिलीप जी, आपको लगता है कि जो कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, ये किसानों की समस्या को लेकर चल रहा है या इसका कुछ राजनीतिकरण भी हो गया? देखिए, यदि हम सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात करें तो अपने देश में 2500 बाजार समितियां या मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं 2500, और इसमें 67%
लोग खरीद बिक्री करते हैं, किसानों का उपज वहां तक पहुंचता है विभिन्न माध्यमों से, और उसका 90% सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा उसका माने वहां पहुंचाने का काम करता है। तो वहां जो बिचौलिए हैं उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन बिचौलियों बोला जाता है, हाँ आतिया बोला जाता है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्हें अब बीच का जो लाभ मिल रहा था, बहुत सारी मंडियां आ जाएगी, बहुत सारे कॉर्पोरेट आ जाएंगे, इन लोगों का महत्व घट जाएगा, और लाभ जो है किसानों को डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इन हाथियों को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना उनको लग रही है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। अब प्रतिस्पर्धा जैसे ही बढ़ेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। और अन्य राज्यों में जो इसको सिर्फ राजनीतिक है, अन्य राज्यों में जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का विरोध नहीं, इसे राजनीतिक रूप से विरोध लोग दर्शा रहे हैं, लेकिन वहां पर ये बिचौलियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जी संजय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है? किसान को लेकर राजनीति हो रही है? जी जी, किसान को लेकर बिल्कुल राजनीति किया जा रहा है। मतलब माने भाई साहब ने बताया, दिलीप भाई ने बताया, मतलब कि पंजाब और हरियाणा का जो कुछ किसान मंडी है, जो देश के मतलब आंकड़ा भी प्रस्तुत किए उन्होंने कि सारे देश का 90% सामान पंजाब और हरियाणा के मंडी में बिकता है। क्यों भाई? वहां का बिचौलिया लगा हुआ है, जिसको हमारा सरकार खत्म कर रहा है। जैसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, हमारा दाम अगर हम धान काटने से पहले ही हमको धान कितना रेट में बेचना है ये फिक्स हो रहा है। इससे सुंदर बात क्या हो सकता है? ये बात उनको नहीं बात। अंत में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आप तीनों किसान हैं। हाँ बोलिए दिलीप। एक चीज हम कहना चाहेंगे सर, इसमें दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो समृद्ध किसान हैं, लेकिन हमारे बिहार के किसान, ज्यादातर हम जहाँ के वासी हैं, जहां हम देख रहे हैं, यहाँ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो इनको जो ये भी स्टोरेज करने की क्षमता रखते हैं, कर सकते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोरी होने के कारण इन्हें तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है और बेचते रहते हैं, निकाल देते हैं, सामान को बेच देते हैं, बिचौलियों के हाथ निकाल देते हैं। तो आर्थिक रूप से जैसे ही यहाँ के किसान भी मजबूत हो जाएंगे तो स्टोरेज करने की क्षमता किसान स्वयं करेगा, कॉर्पोरेट भी आएंगे, उनके लाभों को देखकर हमारे बहुत सारे किसान आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे करेंगे, उनका भी बहुत बड़ा विकास होने वाला है। इसलिए हम समझते हैं कि कानून में एक दो कानूनों में थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, जैसे एमएसपी पर संशोधन की आवश्यकता है, और किसानों को कॉर्पोरेट जगत के विरुद्ध में कोर्ट जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। एक दो कुछ संशोधन कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि किसान के लिए बहुत ही हितकारी ये कानून आया है, क्योंकि आज 73-74 साल में जो स्थिति बनी है देश की, देश में जिस तरह से किसानों की स्थिति को देख करके आज तक विकास इतना बढ़िया पूरे जगह नहीं हुआ, तो जरूर बदलाव कानून आने के बाद में एक निश्चित रूप से किसानों आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, उनको लाभ मिलेगा। लब्बो लुआब यहाँ बातचीत का ये, तीनों किसान जो आप बैठे हैं, लब्बो लुआब यहाँ ये कि कुछ संशोधन के साथ यह कानून किसानों के हित में है, संशोधन की लेकिन जरूरत है। जी आप तीनों आदमी से सहमत हैं? सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केकेएन लाइव से जुड़ने के लिए। नीरज जी आपको धन्यवाद, संजय दीपक जी आपको भी धन्यवाद, और दिलीप जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।